हाय हेलो एवरीवन। सो फैशन रिटेल इंडस्ट्री से V2 रिटेल पे आज हम बात करेंगे। कंपनी का Q2 रिजल्ट देखेंगे। देन मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में आगे का कैसा गाइडेंस दिया है, क्या आउटलुक बन रहा है इसके स्टॉक का, उस पर भी बात करेंगे। रिजल्ट के बाद एक्चुअली स्टॉक में भी काफ़ी करेक्शन देखा है हमने, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा कि किस तरीके का कन्विक्शन बन रहा है बिजनेस के अंदर। सो V2 रिटेल को हमने लास्ट क्वार्टर से ट्रैक करना स्टार्ट किया था। बिजनेस मॉडल हमने काफ़ी डिटेल में कवर किया हुआ है, उसका लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्रीफ में अगर हम समझे तो ये कंपनी बेसिकली पहले विशाल मेगा मार्ट जो था वो इन्हीं का पार्ट था। देन मैनेजमेंट ने ऑपरेशन लॉसेस की वजह से उस बिजनेस को सेल किया और V2 रिटेल इन्होंने पिछले 5-6 साल में कंपनी एक कंसोलिडेशन फेज में थी। देन उसके बाद अगर आप पिछला 1-2 साल का टाइम देखोगे तो एक बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज में कंपनी ये चल रही है। 40, 50, 60% का ग्रोथ रेट है कंपनी का। तो V2 का बेसिकली मतलब क्या हुआ कि आपका वेराइटी एंड वैल्यू। सो यही इनकी मैनेजमेंट की फिलॉसफी भी है कि हमको वैरायटी ऑफ फैशन प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल कराना है कंज्यूमर्स को अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर। तो पूरा देखो, आप देखोगे तो वीडियो से थोड़ा बहुत सिमिलर है इनका बिजनेस मॉडल भी। कंपनी का अगर आप सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखोगे तो बहुत जबरदस्त ग्रोथ रहता है। 30-40% का इनका सिर्फ सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रहता है, जबकि हम देखते हैं रिटेल इंडस्ट्री में नॉर्मली 15-20% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रहता है, तो वहां पे काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। देन मैनेजमेंट का कहना है कि 2-4 चीजें हैं जिसकी वजह से इनको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। तो एक तो इनका कहना है कि रॉ मटेरियल की सोर्सिंग से लेकर के प्रोडक्ट डिजाइनिंग से लेकर के प्लस जो पूरा सप्लाई चेन है उस पे हमारा बहुत अच्छा कंट्रोल है एंड वो हमको एक एज प्रोवाइड करता है इस इंडस्ट्री के अंदर। दूसरा पॉइंट, जो हमारे स्टोर्स हैं उसके अंदर जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी फैशन के रिलेटेड जो एसेसरीज हैं, उनको हमने काफी अच्छे से सेग्रीगेट करके रखा है, जिससे जो कस्टमर वॉक इन जो कस्टमर है उसका ब्राउज टू कन्वर्जन का टाइम हमारा इंडस्ट्री में 30 से 40% ज्यादा है बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में। ब्राउज टू कन्वर्जन का मतलब क्या हुआ कि एक कस्टमर आया आपके स्टोर पे विजिट किया और उसको कितना टाइम लगा जो भी उसको प्रोडक्ट चाहिए वो आइडेंटिफाई करने में एंड उसका बिलिंग करवाने में। तो कंपनी कह रही कि ब्राउज टू कन्वर्जन हमारा इंडस्ट्री में बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में 30 से 40% ज्यादा है। तो ये एक तरीके की एफिशिएंसी हमने बिल्ड करी है हमारे मॉडल के अंदर। पिछले 5-6 सालों में हमने पूरी स्ट्रेटेजी चेंज करी, नया मॉडल दोबारा से रीडेवलप करा। तो ये सारा हमें उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अब कंपनी का Q2 का रिजल्ट देखते हैं कि पहले इनका परफॉर्मेंस कैसा आया है, देन उसके बाद आगे आउटलुक की बात करेंगे। तो Q2 में अगर आप देखोगे तो कंपनी की जो सेल्स है, टॉप लाइन है, वो 64% से ग्रो हुआ है ऑन अ YOY बेसिस। लास्ट क्वार्टर में 57% की ग्रोथ थी, तो मतलब हम देख रहे हैं कि ग्रोथ रेट कंपनी ने कंसिस्टेंटली मेंटेन करा हुआ है। देन ग्रॉस प्रॉफिट EBITDA दोनों में काफी अच्छी ग्रोथ आई है, 66% की। पैट अगर आप देखोगे, नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो उसमें कंपनी ने लॉस रिपोर्ट करा है, लगभग 2 करोड़ का लॉस आया है कंपनी को। तो एक्चुअली लास्ट ईयर सेकंड क्वार्टर में भी कंपनी ने लॉस ही रिपोर्ट किया था, 6 करोड़ का लॉस था। इस बार कंपनी को 2 करोड़ का लॉस हुआ है। तो अच्छी बात क्या है कि आपका वो जो लॉस का जो नंबर है वो कम हुआ है। मैनेजमेंट का गाइडेंस था लास्ट कॉन कॉल में कि अभी हमारा मेन प्रायोरिटी ये है कि हम चारों क्वार्टर में इबिट्टा लेवल पे पॉजिटिव होना चाहते हैं। तो वो इबिट्टा लेवल पे तो आप देखोगे कि काफी अच्छी ग्रोथ इन्होंने ऑलरेडी रिपोर्ट करी है। बॉटम लाइन में, क्योंकि Q2 इनका एक सीजनली वीक क्वार्टर होता है, सबसे अच्छा क्वार्टर होता है Q1 एंड उसके बाद Q3। तो वीक क्वार्टर होने की वजह से और बिजनेस का अभी स्केल उस लेवल तक नहीं है, इसलिए बॉटम लाइन में लॉस रिपोर्ट करा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि लॉस का नंबर कम हो रहा है। ईपैक जैसा केस नहीं है, जैसे हमने ईपैक को डिस्कस किया था, उसका क्या था, 6 करोड़ का लॉस उसका 8.5 करोड़ हो गया। ऑफ कोर्स उसका भी रीजन ये था कि एसी का जो लो मार्जिन बिजनेस वाला जो प्रोडक्ट है उसका सेल ज्यादा हुआ सेकंड क्वार्टर में, इसीलिए वो लॉस में आया। लेकिन इनका इनका तो उससे भी अच्छा केस है, इनका लॉस का नंबर एक्चुअली कम हुआ है। कुछ और अगर हम मेन हाईलाइट देखें तो अगर आप इनका सेल्स पर स्क्वायर फीट देखोगे तो पिछले साल ये 695 था, 700 के आसपास का नंबर था इनका सेल्स पर स्क्वायर फीट। मैनेजमेंट ने टारगेट दिया था कि इस साल इनको 925 लेकर के जाना है FY25 के अंदर। तो फर्स्ट क्वार्टर में इनका ये 1000 से भी ज्यादा था सेल्स पर स्क्वायर फीट, एंड सेकंड क्वार्टर में भी ये 900 से ज्यादा आया है। मतलब सीजनली वीक क्वार्टर होता है आपका, मॉनसून होता है, फिर आपका श्राद्ध का पीरियड होता है Q2 में, तो Q2 रिटेल बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होता है। स्टिल कंपनी की सेल्स की ग्रोथ भी अच्छी है और आप देखोगे कि सेल्स पर स्क्वायर फीट भी में भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आया है कंपनी का। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ हमने ऑलरेडी बात करी, 34% की ग्रोथ है। वॉल्यूम, पूरा मॉडल है इनका वॉल्यूम ग्रोथ का, 43% का वॉल्यूम ग्रोथ है। एंड क्योंकि ये वैल्यू रिटेलर है तो आप देखोगे एवरेज सेलिंग प्राइस कंपनी का 260 से
270 के बीच में ही रहता है। देन H1 के लेवल पे भी अगर हम देखें तो सेल्स पर स्क्वायर फीट कंपनी के गाइडेंस से ज़्यादा है, 920-25 का गाइडेंस है इनका, 979 लेवल पे इनका सेल्स पर स्क्वायर फीट चल रहा है। तो पॉसिबिलिटी है इनफैक्ट कि सेकंड हाफ जो कंपनी का थर्ड क्वार्टर काफी अच्छा रहता है, सो उसमें कंपनी 1000 का सेल्स पर स्क्वायर फीट अचीव कर सकती है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो परफॉर्मेंस अच्छी आई है कंपनी की। अगर आप इनका सेल्स मिक्स देखोगे तो जो मेंस वेयर है वहां से 39% सेल्स आया है, लेडीज वेयर से 28%, किड्स वेयर से 24%, एंड जो आपके लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक आपका परफ्यूम हो गया, सनग्लासेस वगैरह हो गए, वहां से 9% की सेल्स आई है। तो ये पूरा परफॉर्मेंस है V2 रिटेल का। रिजल्ट अगर हम देखें तो अच्छा है, सेल्स ग्रोथ अच्छा है, आपका EBITDA लेवल पॉजिटिव है, जो आपकी की मैट्रिक्स हैं रिटेल के सेल्स पर स्क्वायर फीट वो आपके गाइडेंस से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो 34% पे ग्रो किया है कंपनी के लिए। तो रिजल्ट ओवरऑल अच्छा है। हाँ, जो लॉस हुआ है कंपनी पे बॉटम लाइन में, उसमें हमको देखना है कि मैनेजमेंट कैसा आउटलुक देता है आने वाले क्वार्टर्स के लिए, प्लस स्टोर एडिशन का कैसा प्लान है, एंड सेकेंड हाफ में क्या ग्रोथ मैनेजमेंट ओवरऑल एक्सपेक्ट कर रहा है। सो उस पर अब हम कंपनी के कॉन कॉल में डिस्कस करेंगे। तो कंपनी का अगर आप मैनेजमेंट का अगर आप व्यू देखोगे कॉन कॉल में, तो सबसे पहले मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि जो हमारी टीम है, जो हमारी डिजाइनिंग टीम है, मर्चेंडाइजिंग टीम है, इन्वेंट्री मैनेज करने की जो टीम है, ये एक तरीके का हमको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। बिकॉज हमारा जो फैशन जो अगला ट्रेंड जो रहने वाला है फैशन का, उसको हम काफ़ी अच्छे से ग्रैब कर पाते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। तो ये एक हमारा एज है। देन फर्स्ट हाफ में कंपनी का कहना है कि सेल्स ग्रोथ तो बहुत अच्छा रहा ही है, लेकिन हमारे लिए पर्सनली मेजर हाईलाइट रहा है हमारा प्रॉफिट ग्रोथ। तो कंपनी का अगर आप पैट देखोगे फर्स्ट हाफ के अंदर, पिछले साल फर्स्ट हाफ में कंपनी का प्रॉफिट था लगभग 1-2 करोड़ के आसपास। इस बार कंपनी ने ऑलमोस्ट 14.5 करोड़ का पैट रिपोर्ट करा है। तो कंपनी कह रही है कि ये जो प्रॉफिट का ग्रोथ आया फर्स्ट हाफ में, ये मेजर हाईलाइट रहा है हमारे लिए। देन टोटल इन्होंने 22 न्यू स्टोर्स ऐड करे हैं पूरे फर्स्ट हाफ के अंदर। और कंपनी ने ये जो Q3 अभी स्टार्ट हुआ है, इसमें 5 स्टोर्स ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं। और सेकेंड हाफ में कंपनी का प्लान है कि टोटल 40 स्टोर्स ये और ऐड करेंगे। यानी नेट लेवल पे अगर आप देखोगे तो 50 से 60 नए स्टोर्स प्लान करने ऐड करने का इनका गाइडेंस था, और उसको बहुत इजीली कंपनी अचीव करते हुए दिख रही है। देन कंपनी का कहना है कि स्टोर एडिशन का मोमेंटम कंटिन्यू चलता रहेगा सेकेंड हाफ में भी। डिमांड बहुत सॉलिड है, Q3 का स्टार्ट काफ़ी अच्छा हुआ है। देन आपका अभी वेडिंग सीजन है, फिर आपका आगे विंटर सीजन आएगा, तो उसको लेकर के मैनेजमेंट ओवरऑल काफ़ी कॉन्फिडेंट है। देन हिस्टोरिकली ऑफकोर्स ये सिक्लिकल बिजनेस रहा है, क्योंकि इनका Q2 सबसे वीक होता है। तो कंपनी कह रही है कि मेन हमारा टारगेट ये था इस साल कि हमको इबिट्टा लेवल पे पॉजिटिव रहना है चारों क्वार्टर्स में। वो हमने Q2 में भी किया, Q3 तो रहेगा ही, एंड Q4 जो थोड़ा सा वीक क्वार्टर होता है, होपफुली हम उसमें भी इबिट्टा लेवल पे पॉजिटिव रहेंगे। देन इन्होंने 2 स्टोर्स क्लोज भी किए हैं इस Q2 के अंदर। तो एक स्टोर इन्होंने क्लोज किया है बिकॉज वो प्रॉफिटेबल नहीं था, उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, एंड दूसरा स्टोर इन्होंने क्लोज किया है बिकॉज इनको दूसरे लोकेशन में एक अच्छे प्राइसिंग में वहां पे एक अच्छा स्टोर मिल गया, तो वहां पे इन्होंने शिफ्ट किया है। एंड मैनेजमेंट का कहना है कि जब भी हम स्टोर ऐड करते हैं तो हमको ये पहले से क्लियर होता है कि अगर हम लेट्स से फॉर एग्जांपल 100 स्टोर्स ऐड कर रहे हैं, तो उसमें से 4 से 5 ऐसे स्टोर जाएंगे जो हमको कल को क्लोज करना पड़ेगा बिकॉज उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा लैग करेगा। तो ये इस तरीके का ही बिजनेस मॉडल है, ऐसे ही ये वर्क करता है। देन ग्रोथ पोटेंशियल को लेकर के मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है। सो इनका कहना है कि अभी तो हम इस बारे में सोच भी नहीं रहे हैं कि ग्रोथ रेट कम हो सकता है या ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम आ सकता है। जब हमारा स्टोर लेवल 3000-4000 चला जाएगा, तब हम इस चीज़ के बारे में सोचेंगे। अभी तो हमारे 150 भी स्टोर्स नहीं है, तो अभी तो हमको बहुत क्लियर पोटेंशियल दिखता है ग्रोथ का, आगे का रनवे ग्रोथ का बहुत सॉलिड है, तो उसके ऊपर फोकस है। देन कंपनी कह रही है कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ पिछले साल हमारा 31% था, और हमारा एक्सपेक्टेड था कि क्योंकि पिछले साल हाई बेस हो गया तो इस साल हम 15% के आसपास सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ करेंगे, लेकिन एक्चुअल नंबर 34% आया। तो एक्सपेक्टेशन को भी हमने बीट किया है, और Q3 का स्टार्ट भी कंपनी कह रही है अक्टूबर में बहुत अच्छा रहा है। अब नवंबर एंड दिसंबर में भी होपफुली वो मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। Q3 का गाइडेंस दिया है कंपनी ने। सो इनका कहना है कि लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो थर्ड क्वार्टर में हमारा ऑलमोस्ट 62% का ग्रोथ आया था क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी Q2 के कंपैरिजन में Q3 में 62% का ग्रोथ आया था। मैनेजमेंट कह रही है कि उससे पिछले साल अगर आप देखोगे तो 20% का ग्रोथ आया था, एंड अब हम कॉन्फिडेंट है कि इस साल मिनिमम 30 से 35% का ग्रोथ तो हम करेंगे ही। इनफैक्ट इस नंबर को भी हम आउट परफॉर्म करेंगे। तो अगर आप
इनका गाइडेंस के अकॉर्डिंग देखो, एस्टिमेट देखो, तो सेकंड क्वार्टर से थर्ड क्वार्टर में कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि 30 से 35% का एटलीस्ट मिनिमम ग्रोथ रहना चाहिए। यानी थर्ड क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 513-515 करोड़ के आसपास रहना चाहिए। और अगर क्योंकि इनका मार्जिन हर एक क्वार्टर में हम देख रहे हैं इंप्रूव हो रहा है, तो ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा कंपनी को, बिकॉज आपका ये जो मॉडल है इनका इनका पूरा फिक्स कॉस्ट मॉडल है। जो इनका मेजर पार्ट है एक्सपेंसेस का वो फिक्स कॉस्ट है। तो जो आपका सेल्स में ग्रोथ आएगा डेफिनेटली बॉटम लाइन में उससे ज़्यादा ग्रोथ आएगा, प्रॉफिट उससे ज़्यादा रेट से बढ़ेगा। तो कंपनी अराउंड 35-40 करोड़ के बीच में प्रॉफिट भी रिपोर्ट कर सकती है Q3 के अंदर। मतलब Q3 अगेन काफ़ी अच्छा रहने का एक्सपेक्टेशन है कंपनी का। देन इनका कहना है कि पिछले 4 साल में हमने हमारा पूरा कंसोलिडेशन का फेस रहा, हमने अपने बिजनेस को वापस से री इन्वेंट किया, स्ट्रेटेजीज न्यू बिल्ड करी, एंड उसके बाद हमने जो नई स्ट्रेटेजीज बनाई उसका आप रिजल्ट देख रहे हो कि 2 साल के अंदर हमारा सेल्स पर स्क्वायर फीट जो कि पहले 600 650 के आसपास था, अब वो 900 से भी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें हमको कॉन्फिडेंस देती है कि ये ग्रोथ मोमेंटम हमारा कंटिन्यू रहेगा। इनफैक्ट कंपनी कह रही है कि अभी हमारे पास 20 ऐसे स्टोर्स हैं जिनका सेल्स पर स्क्वायर फीट 1400 से भी ज़्यादा है, और उन स्टोर्स में ग्रोथ जो है वो 20 से 25% आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि सेल्स पर स्क्वायर फीट जो कंपनी का अभी 900 रुपए के आसपास चल रहा है, इसमें आगे का अपसाइड बहुत ज़्यादा है। तो कंपनी कह रही है कि पहला हमारा टारगेट है कि इसको हम 1000 तक लेके जाएंगे, देन हमारा इमीडिएट टारगेट है कि उसको हम 1200 तक लेके जाएंगे पूरे कंपनी लेवल पे, और उसमें ग्रोथ में कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, क्योंकि जो स्टोर में 1400 का रुपए का सेल्स पर स्क्वायर फीट आ रहा है वो भी 20-25% पे ग्रो कर रहा है। तो एफिशिएंसी वाइज भी कंपनी कह रही है कि आगे का स्कोप हमको बहुत सॉलिड लगता है। देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है पूरे फैशन रिटेल बिजनेस के अंदर। तो कंपनी कह रही है कि इसमें 4 फैक्टर्स होते हैं, डिजाइन होता है आपका, फैब्रिक होता है, कलर होता है, और फिट, साइज फिट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन चारों में से अगर एक भी चीज आपने मिस करी या गलत करा तो आपका प्रोडक्ट जो है वो बिकेगा नहीं, मतलब रिटेलर का जो माल है वो बिकेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बाकी सारी चीज़ें ठीक कर दी लेकिन कलर आप सही से असेस नहीं कर पाए अगले सीजन के लिए, तो ऑफकोर्स आपका कस्टमर जो है वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, आपका सेल्स नहीं आएगा। सेम सेम केस में अगर आप देखो तो अगर आपने साइज में प्रॉब्लम कर दिया तब भी आपका माल नहीं बिकेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कि ये सारी चारों चीज़ें आपको इनलाइन करनी होती है, चारों चीज़ों पे आपको फोकस करना पड़ता है, तभी आपका सेल्स ग्रोथ अच्छा रहता है, फुटफॉल बढ़ता है। देन कंपनी कह रही है कि इसीलिए हमारी रिसर्च टीम काफ़ी ज़्यादा काम करती है इन चीज़ों के ऊपर, एंड सिर्फ डोमेस्टिकली नहीं, इंटरनेशनली भी वर्ल्ड में क्या क्या ट्रेंड चल रहा है, हम हमारी जो प्रोडक्ट डिज़ाइन टीम है वो इंटरनेशनली विजिट करती है काफ़ी काफ़ी सारे कंट्रीज़ में, एंड वहाँ पे जिस तरीके के डिज़ाइन चल रहे हैं, जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग फिर उसको असेस करके, और कंपनी का कहना है कि बेसिकली एन नंबर ऑफ प्रोसेस होता है इसमें, जिसके बेसिस पे हम प्रोडक्ट डेवलप करते हैं और अगले सीजन के लिए कौन सा बेस्ट ट्रेंड रहने वाला है वो सारा हम क्रिएट करते हैं अपने स्टोर्स के अंदर। देन कंपनी का कहना है कि जूडियो मतलब ऑलमोस्ट 20 ऐसे स्टोर्स हैं इनके जिनका 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में जूडियो का कोई स्टोर पड़ता है, लेकिन उससे इनके सेल्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ये एक्चुअली लास्ट कॉन कॉल में भी मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई किया था। सो इनका कहना है कि जूडियो का स्टोर है, मतलब 20 स्टोर्स के आसपास हमारे जूडियो के स्टोर्स हैं, लेकिन उससे बिजनेस में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। उसका बड़ा रीजन ये है कि एवरेज सेलिंग प्राइस अगर आप देखोगे V2 रिटेल का तो वो 250, 260, 270 के रेंज में रहता है, जबकि जूडियो का एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो 500 से भी ज्यादा है। तो कस्टमर डिफरेंशिएशन है वहां पे, मतलब दोनों अलग अलग कस्टमर्स को केटर करते हैं, तो ये एक बड़ा रीजन है। प्लस दूसरा कंपनी कह रही है कि अगर आप मार्केट साइज भी देखोगे इंडिया का, तो 80% जो मार्केट है वो अभी भी अनऑर्गेनाइज रिटेलर्स के पास में है। तो इंडिया मतलब बहुत इजीली 4 से 5 बड़े नेशनल लेवल रिटेलर्स को एकोमोडेट कर सकता है, मार्केट साइज बहुत बड़ा है। अब यहाँ पे ऑफकोर्स डिपेंड करता है कि कौन सा ब्रांड अपनी एक नीश क्रिएट करता है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करता है, सो वो उसके लेवल पे है। देन कंपनी कह रही है कि सबसे बड़ा जो हमको कॉन्फिडेंस आता है कि क्यों हम इस ग्रोथ मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकते हैं और स्टोर लेवल हम 50 से 60 बहुत इजीली ऐड कर सकते हैं आने वाले सालों में। सो उसका बड़ा रीज़न ये है कि जो हमने FY18 FY19 से जो हमारे मॉडल के ऊपर काम किया है, री इन्वेंट किया हमारे मॉडल को, वो हमको ये कॉन्फिडेंस देता है। पहले हमारा मॉडल एक कमोडिटी बिजनेस था, मतलब हमारे स्टोर्स पे आपको सिमिलर वैसा ही प्रोडक्ट मिल जाता था जो आपको किसी भी और स्टोर पे मिल जाता था, कोई डिफरेंशिएशन नहीं था, कोई ब्रांड की आइडेंटिटी नहीं थी। लेकिन लास्ट 4 5 6 सालों में हमने इन चीज़ों के ऊपर काम किया है, अपनी खुद की इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है 2। सो उन सारी चीज़ों पे इन्होंने काम किया है, लेटेस्ट डिज़ाइन लेटेस्ट ट्रेंड के ऊपर काम करना शुरू किया है, और जिसका रिजल्ट कंपनी को आज के टाइम पे देखने को मिल रहा है।
देन कंपनी कह रही है कि अगर आप हमारा हमारा टारगेट कस्टमर देखोगे तो हमारा जो टारगेट कस्टमर है उसका उसका रेंज बहुत बड़ा है, मतलब मंथली इनकम जो है इनके टारगेट कस्टमर्स की वो 10,000 से लेकर के 70-80,000 तक है। तो कंपनी कह रही है कि इंडिया में मिडिल क्लास बूम कर रहा है और ये पूरे मिडिल क्लास को हम केटर करते हैं। इंडिया का 80% जो पॉपुलेशन है उसको हम कवर करते हैं। तो यहीं से हमको कॉन्फिडेंस आता है कि हमारा ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू रहने का चांस है। इसीलिए आप देख रहे हो कि हमारा सेल्स पर स्क्वायर फीट जो 600 650 था 2 साल पहले, आज वो 1000 के आसपास जा रहा है। आने वाले टाइम में आपको वो 1200 पे दिखेगा। सो बुलिश है बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट अपने ग्रोथ ट्रेंड को लेकर के। देन कंपनी का कहना है कि फिक्स कॉस्ट मॉडल है ये पूरा। तो अगर हमारा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कल को कम होकर के 10% पे भी आ जाता है, एक्चुअली मैनेजमेंट का गाइडेंस 10% का ही है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस 10% का ही है, लेकिन क्योंकि इनका फिक्स कॉस्ट मॉडल है तो मैनेजमेंट कह रहा है कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 10% रहने के बाद भी जो बॉटम लाइन है हमारा जो प्रॉफिट है वो आप देखोगे 17-18-19% पे ग्रो करेगा। बिकॉज कॉस्ट तो आपकी वही फिक्स ही रहेगी एंड उसके ऊपर से आप और स्टोर एडिशन करते जाओगे तो ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा बिजनेस में। कंपनी कह रही है कि एवरेज सेलिंग प्राइस इनका एक्चुअली बढ़ा है इस क्वार्टर में और एमआरपी सेल्स भी बढ़ी है। एमआरपी सेल्स बढ़ने का मतलब क्या है कि क्योंकि ये फैशन रिटेलर है, वैल्यू रिटेलर है, तो वैल्यू रिटेलर में आप देखते हो कि डिस्काउंट पे ज्यादा प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। लेकिन वी टू रिटेल का पिछले कुछ क्वार्टर से एक और पॉजिटिव चीज हम क्या देख रहे हैं कि कंपनी एमआरपी पे ज्यादा माल बेच पा रही है। तो इस क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो इनका जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से 91% रेवेन्यू एमआरपी पे सेल करके आया है कंपनी का। लास्ट ईयर ये नंबर 85% था, तो मतलब एक अच्छा जंप, एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। यानी कंपनी को डिस्काउंट वगैरह देने की जरूरत ज्यादा पड़ी नहीं है एंड उसके बिना भी कंपनी ने अच्छा ग्रोथ दिखाया है। लेकिन हुआ क्या है कि इनका ग्रॉस मार्जिन इंपैक्ट हुआ है इससे। तो कंपनी कह रही है कि हमारे हमने मार्केटिंग के ऊपर खर्चा किया है, मार्केटिंग कॉस्ट हमारा बढ़ा है, जिसकी वजह से हमारा ग्रॉस मार्जिन इंपैक्ट हुआ है। लेकिन आपको देखना क्या है एज एन एनालिस्ट या एज एन इन्वेस्टर, हमारा इबिट्टा लेवल देखना है और हमारा प्रॉफिटेबिलिटी का लेवल देखना है। तो इवन दो हम ग्रॉस मार्जिन में थोड़ा सा सेक्रीफाइस करेंगे नियर टर्म में क्योंकि हमारा मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ेगा, लेकिन आप देखोगे कि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई खास इंपैक्ट उसका पड़ेगा नहीं। अगर हमारा सेल्स ग्रोथ 20-25% का है और ग्रॉस मार्जिन 5-7% इंपैक्ट होता भी है तो इबिट्टा और पैट हमारा हेल्दी रेट से ग्रो होता रहेगा। देन कंपनी का कहना है कि आगे जितने भी स्टोर ये ऐड करेंगे वो इंटरनल एक्रूवल से करेंगे, फंड रेजिंग का अभी कोई खास इनका प्लान है नहीं। इन्वेंट्री डेज इंप्रूव करने का इन्होंने गाइडेंस दिया है। सो कंपनी कह रही है कि पिछले 18 महीनों में जो हमारा एवरेज इन्वेंट्री डेज है उसको हम 10 डेज से इंप्रूव करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर पे कंपनी कह रही है कि स्लो डाउन है, जैसे कल हमने इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स और एडिटिव विजन को डिस्कस किया था, सेम इनकी मैनेजमेंट भी कह रही है कि स्लो डाउन है मैक्रो लेवल पे। रूरल और प्लस अगर आप टीयर 3 मार्केट को देखोगे तो वहां पे डिमांड अच्छी नहीं है, पिछले 1-1.5 साल से वहां पे स्लो डाउन देखने को मिला है। इनफैक्ट अगर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल और एफएमसीजी कंपनीज के रिजल्ट भी देखोगे तो ये आइडिया आपको लगेगा कि एक एक थोड़ा सा स्लो डाउन है डिमांड में। लेकिन कंपनी क्या कह रही है कि अगेन ये जो हमने परफॉर्मेंस दिखाया है ये आपको दिखाता है कि हमारे हमारे मॉडल का स्ट्रेंथ कितना स्ट्रांग है। अगर जब तक ये अपटिक अगर नहीं आता है डिमांड में, स्टिल हम इस ग्रोथ को लेकर के कॉन्फिडेंट है। और अगर डिमांड में अपटिक आता है तब तो हमारा ग्रोथ रेट और अच्छा होगा। सेम वही जो आदित्य विजन के मैनेजमेंट ने भी गाइडेंस दिया था कि स्लो डाउन है तो हम 20% पे ग्रो कर रहे हैं, अगर स्लो डाउन नहीं होता तो हमारा ग्रोथ रेट 35-40% होता। तो इनका भी व्यू अगर आप देखोगे तो काफी बुलिश है मैनेजमेंट आगे ग्रोथ को लेकर के। देन कंपनी कह रही है कि स्टोर एडिशन आगे चल के जितने भी होंगे उसमें से 80% स्टोर्स जो हैं वो हमारे एग्जिस्टिंग स्टेट्स और क्लस्टर्स के अंदर होंगे, 80 से 85%। फिर बीच बीच में हम 1-2 स्टोर्स अपने नए स्टेट्स के अंदर एंटर करेंगे क्योंकि अगले 2 से 3 साल में कंपनी का प्लान है कि इनको नेशनल लेवल रिटेलर बनना है। तो उसके लिए ये स्टोर एडिशन करते जाएंगे, मेजर फोकस होगा एग्जिस्टिंग स्टेट्स के ऊपर, देन पार्शली कंपनी न्यू एरियाज में भी एक्सपैंड करती जाएगी। देन कंपनी का कहना है इनका इनका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है तो उससे जो इनका प्रोडक्ट वगैरह आता है उसका कंट्रीब्यूशन कम होता जाएगा। पहले वो 20% था, इस साल कंपनी कह रही है कि 15% हो जाएगा और आने वाले टाइम में वो और कम हो जाएगा, क्योंकि इनका कहना है कि वो हमने इसलिए किया था बिकॉज हमको नेगोशिएशन पावर बिल्ड करनी थी हमारे वेंडर्स के साथ में, प्लस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के साथ में एक अच्छा हमको नेगोशिएशन पावर बिल्ड करना था, वो हमने अब कर लिया है। सो इंक्रीमेंटली हमारा फोकस अब इस पर कम रहेगा। देन कंपनी कह रही है कि ग्रोथ मतलब अगर आप देखो तो कंटिन्यू रहने वाला है आने वाले क्वार्टर्स के अंदर भी, प्लस कॉस्ट को लेकर के भी कंपनी कह रही है कि हमारा अगर आप स्टोर लेवल कॉस्ट देखोगे तो उसको हम काफ़ी इफेक्टिवली मैनेज करते हैं।
जैसे इनके स्टोर्स पे सेल्स पीपल की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सेल्स पर्सन्स की। उसका रीज़न ये है कि मैनेजमेंट का कहना है कि जो प्रोडक्ट का हम असॉर्टमेंट करते हैं रिटेल में, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि आप एक फैशन रिटेलर हो, अब आपको ये देखना है कि आपके स्टोर्स में कितनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होने चाहिए, प्लस उनका कितना डेप्थ होना चाहिए। दोनों चीज़ें आपको बैलेंस करनी है, मतलब कैटेगरीज भी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए जो ज़्यादा कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करे, प्लस उनका डेप्थ भी होना चाहिए, उनका क्वांटिटी भी इतना ज़्यादा होना चाहिए सो दैट आपका आउट ऑफ स्टॉक वाला प्रॉब्लम ना आए। तो उसमें बैलेंस करना बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स टास्क होता है रिटेलर्स के लिए। सो कंपनी कह रही है कि हम इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से कर पाते हैं, इसलिए हमको सेल्स पीपल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ऑन एन एवरेज हमारे एक स्टोर में 30 से 35 मैन पावर होता है, ज़्यादातर इसमें गार्ड्स वगैरह होते हैं, कैशियर वगैरह होता है। तो इसको और ज़्यादा हम कम नहीं कर सकते, ऑलरेडी काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से हम हमारे स्टोर्स को ऑपरेट कर रहे हैं। देन इनका एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम है, 0.5% के आसपास है रेवेन्यू के कंपोजिशन में। लेकिन कंपनी ने क्या बोला कि मार्केटिंग पे ये खर्चा करते हैं। तो कंपनी एक्चुअली मार्केटिंग पे जो खर्चा करती है वो ये प्रमोशनल ऑफर्स रन करते हैं अपने स्टोर्स पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक कस्टमर ने 1,500 2,000 का कोई बाय किया है कोई इनके स्टोर के ऊपर, तो कंपनी वहाँ पे ऑफर रन करती है कि अगर आप लेट्स से 1,500 2,000 का और आप शॉपिंग करते हो तो कोई आपको डिनर सेट मिल जाएगा ऑफर में, या कोई आपको बेडशीट मिल जाएगी जिसका एमआरपी 500 1000 है, लेकिन आपको वो 99 में या 299 के प्राइस पे मिल जाएगा। तो इस तरीके के प्रमोशनल ऑफर्स ये रन करते हैं, जिससे क्या होता है कि इनका एवरेज बिल वैल्यू बढ़ जाता है स्टोर के अंदर, प्लस जो कस्टमर है उसको भी V2 रिटेल के अलग अलग प्रोडक्ट्स कैटेगरीज को एक्सपीरियंस करने का एक मौका मिल जाता है। सो इस तरीके की स्ट्रेटेजी रहती है कंपनी की। तो उस चीज को ये अपने मार्केटिंग कॉस्ट के अंदर ऐड करते हैं। देन कंपनी का कहना है कि हमारा मार्कअप भी अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री में सबसे लो है, 55% का मार्कअप है। तो रिटेल में मार्कअप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्कअप का मतलब क्या हुआ कि सेलिंग मतलब एक रिटेलर की जो कॉस्ट है उसके बाद वो कितना परसेंटेज ऐड कर रहा है सेलिंग में, मतलब सेलिंग प्राइस को अगर आप माइनस करोगे कॉस्ट प्राइस से तो आपका मार्कअप निकल करके आता है। तो सिर्फ 55% मार्कअप है इस कंपनी का। एंड इनका कहना है कि इंडस्ट्री में बाकी प्लेयर्स का बहुत ज्यादा मार्कअप है, और इतने कम मार्कअप पे मतलब 55% मार्कअप पे हम एमआरपी पे सेल कर रहे हैं 91%, और हमारा वो जो सेल्स पर स्क्वायर फीट है वो भी कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहा है। देन कंपनी कह रही है कि आरओई के नंबर को भी इंप्रूव करने का टारगेट है इनका। अभी आरओई काफी लो है करंटली अगर आप देखोगे, लेकिन मैनेजमेंट बोल रहा है कि इसको 20 से 25% लेके जाने का टारगेट है हमारा आने वाले टाइम में। तो जो भी हम स्टोर एक्सपेंशन वगैरह करेंगे वो इंटरनल अक्रूवल से ही करेंगे। नेक्स्ट ईयर का इन्होंने टारगेट दिया है कि इस बार जो सेकंड क्वार्टर में इनका जो बॉटम लाइन था वो लॉस में था, लेकिन अगले साल कंपनी कह रही है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में Q2 में आप देखोगे कि हमारा जो बॉटम लाइन है वो पॉजिटिव में रहेगा, मतलब प्रॉफिट अच्छा आएगा हमारा। इस साल का हमारा मेन टारगेट था कि बिट्टा लेवल पे हमको प्रॉफिटेबल रहना है। अब अगले साल का हमारा टारगेट है कि बॉटम लाइन भी हमारा प्रॉफिटेबल रहेगा। सो ये इन्होंने गाइडेंस दिया है नेक्स्ट ईयर का। देन कंपनी कह रही है कि सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है V2 रिटेल का, मतलब क्यों कस्टमर V2 रिटेल में जाएगा बाकी रिटेलर्स को छोड़ करके। तो उस पे इनका कहना है कि अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे तो जो कंज्यूमर्स थे वो ब्रांड्स के पीछे भागते थे, कि मतलब लेट्स से अगर एक कोई बहुत बड़ा ब्रांड है एंड कोई उसको एक बड़ा सेलिब्रिटी प्रमोट कर रहा है या कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर प्रमोट कर रहा है तो लोग उसके पीछे भागते थे। लेकिन अब जो पिछले कुछ सालों से चीजें चल रहा है वो चल रहा है फास्ट फैशन का। फास्ट फैशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपका जो गारमेंट का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन स्टिल जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो मार्कअप बहुत ज्यादा रखते हैं। मार्कअप का मतलब वही हो गया कि कॉस्ट उनको कम लगती है, लेकिन जो वो माल को बेचते हैं वो बहुत हाई रेट पे बेचते हैं, मतलब बीच का मार्जिन वो बहुत ज्यादा रखते हैं अपने लिए। क्यों? क्योंकि एक ब्रांड बन चुका है उनका। तो कंपनी कह रही है V2 रिटेल कह रही है कि 500 से 600% का मार्कअप रखते हैं ये बड़े बड़े ब्रांड्स, और उसी बड़े गैप को फिल करने का काम करता है V2 रिटेल। हमारा अगर आप मार्कअप देखोगे तो 55% के आसपास रहता है। तो यहाँ पे कंज्यूमर को हम एक एडवांटेज देते हैं, एक हम उसको ऑफर देते हैं कि वही मतलब फास्ट फैशन के अंदर क्या है कि जो भी नया ट्रेंड है वो कुछ क्वार्टर्स में कुछ मंथ्स में आपका चेंज हो रहा है। सो कंज्यूमर को इनका कहना है कि कई कस्टमर्स का हमारे पास फीडबैक आता है कि किसी बड़े ब्रांड का जो हम 2200-2300 रुपए का जो टी शर्ट बाय करते हैं उससे बहुत बेटर है कि V2 रिटेल का हम 300-400 रुपए का टी शर्ट बाय कर ले, बिकॉज वो ट्रेंड तो वैसे भी कुछ मंथ्स में चेंज होने ही वाला है। प्लस क्वालिटी में फैब्रिक में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता जितना प्राइसिंग में डिफरेंस होता है। तो कंपनी वही चीज फॉलो कर रही है
कि फास्ट फैशन मतलब प्रोवाइड कर रही है अपने कस्टमर्स को, लेकिन अफोर्डेबल प्राइसेस पे। तो इसीलिए कंपनी कह रही है कि ये एक यूनिक प्रोपोजिशन है, हमारा यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है। क्यों? क्योंकि हमारा मार्कअप सिर्फ 55% है। अब इसमें एक और चीज क्या आ जाती है कि आज आपका मार्कअप 55% है, लेकिन ये स्ट्रेटेजी कल को मार्केट में और भी लोग फॉलो कर सकते हैं। बाकी रिटेलर्स भी अपना मार्कअप कम कर सकते हैं, तो क्या उससे इनका मार्केट शेयर घटने लगेगा? लेकिन मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि सिर्फ मार्कअप इंपॉर्टेंट नहीं होता रिटेलिंग में। ऑफ कोर्स हमारा एक वो यूनिक पॉइंट है, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रिटेलिंग में असॉर्टमेंट, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट, जो हमने अभी डिस्कस किया। असॉर्टमेंट अगर आप रिटेलिंग में देखोगे तो बहुत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। मतलब एक रिटेलर के पास कितने भी अच्छे लेटेस्ट ट्रेंड वाले प्रोडक्ट्स हों या बहुत न्यू न्यू डिजाइन वाले प्रोडक्ट हो, लेकिन अगर स्टोर्स पे आप उसको अच्छे से शोकेस नहीं कर पा रहे हो, एंड अगर आपने क्वांटिटी प्लस वैरायटी में सही बैलेंस मेंटेन नहीं करा, तो आपका बिजनेस चलेगा नहीं, आपका फुटफॉल नहीं आएगा, कंज्यूमर का इंटरेस्ट नहीं आएगा। सो वही कंपनी कह रही है कि अगर आप जैसे जारा जैसे ब्रांड को देखो या अगर आप जूडियो को देखो, तो वो क्यों इतने सक्सेसफुल हैं? सिर्फ इसलिए सक्सेसफुल नहीं है कि उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, या फिर अगर आप जूडियो की बात करो तो वो फास्ट फैशन को कम रेट पे बेचता है, सिर्फ उसलिए इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। जैसे जूडियो का इन्होंने एग्जांपल दिया है कि जूडियो को अगर आप कंपेयर करो तो उसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आए हैं पिछले कुछ टाइम में, जैसे आदित्य बिरला आया, आपका स्टाइल यूनियन आया, बहुत सारे ऐसे ऐसे कॉम्पिटिटर्स आए हैं। स्टिल जूडियो के स्टोर में जब आप विजिट करोगे तो उनके स्टोर में जो कस्टमर का फुटफॉल होता है वो 5 टाइम ज्यादा होता है उनके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। तो उसका रीजन ये नहीं है कि उनके कॉम्पिटिटर्स कोई हाई रेट पे प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, उसका रीजन ये है कि प्रोडक्ट का असॉर्टमेंट जो है वो जूडियो ज्यादा अच्छे से कर पाता है, V2 रिटेल ज्यादा अच्छे से कर पाता है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। इसीलिए हमारे पास ये एडवांटेज है। कंपनी का कहना है कि 3200 यूनिक डिजाइन SKUs हैं हमारे स्टोर्स के ऊपर, आप कभी भी विजिट करोगे। सो ये कैसे हम मैनेज करते हैं प्रोडक्ट असॉर्टमेंट के ऊपर, तो वही एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसको डेवलप करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो ये पूरा कॉन कॉल था V2 रिटेल का। रिजल्ट अगर हम देखें तो ठीक परफॉर्म किया है कंपनी ने, लॉस जरूर आया बॉटम लाइन में, नंबर्स देखने में लगता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमको ट्रेंड देखना है लॉस का। पिछले साल 6 करोड़ का लॉस था, इस साल 2 करोड़ का लॉस है, तो लॉस एक्चुअली में कम हो रहा है कंपनी का, एंड धीरे धीरे बिजनेस प्रॉफिटेबल की तरफ जा रहा है। अब अगर यहाँ से आगे का गाइडेंस देखो तो कंपनी का प्लान है कि नेक्स्ट हाफ में 40 नए स्टोर्स इनको ओपन करने हैं। तो मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड पे कंपनी का टोटल स्टोर हो जाएगा 180 के आसपास। रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट कंपनी का गाइडेंस है कि 920-925 तक लेके जाएंगे, लेकिन बहुत हाई पॉसिबिलिटी लगती है कि 1000 के आसपास इनका रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट पहुंच जाएगा। और यहां से भी कंपनी कह रही है कि इसको हम 1200 तक लेके जाएंगे, तो बहुत बुलिश गाइडेंस है इनका। 50-60 स्टोर ऐड करने का प्लान है एनुअली, तो एक अच्छा मॉडल बनता है। और अगर आप पूरा ये फैशन रिटेल का स्पेस देखोगे तो इसमें ज्यादा ऑप्शंस आपको मिलेंगे नहीं। मतलब बहुत बाकी के जो प्लेयर्स हैं वो तो ग्रोथ को स्ट्रगल ही कर रहे हैं, 15-20-10-12% का एवरेज ग्रोथ है। ट्रेंट एक बहुत हाई ग्रोथ प्लेयर था, लेकिन उसका भी ग्रोथ रेट इस क्वार्टर में घट गया है, 38-39% का ग्रोथ आ गया, प्लस ऑलरेडी ट्रेंट का जो बेस है वो बहुत बड़ा हाई बन चुका है। V2 रिटेल काफी छोटा प्लेयर है, कंसिस्टेंटली 60-65% के रेट से ग्रो कर रहा है। वैल्यूएशन को लेकर के थोड़ा सा एक कंसर्न जरूर बन सकता है, बिकॉज अगर मैं इसका फॉरवर्ड पी देखूं FY25 के बेसिस पे, तो लगभग 75-76 का फॉरवर्ड पी निकल करके आता है। हाँ, Q3 में अगर ऑपरेटिंग लिवरेज बहुत ज्यादा अच्छा मिल गया बिजनेस को और पैट इनका 40 करोड़ से भी ज्यादा का आ गया, तब जरूर फॉरवर्ड पी थोड़ा सा कम हो जाता है और पैग रेशियो कंपनी का फिर 1 के आसपास आ जाता है स्टॉक का, तो एक इंटरेस्ट जरूर बन सकता है। लेकिन ओवरऑल मॉडल हमको दिखता है कि एक अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है बिजनेस, मैनेजमेंट काफी बुलिश है ग्रोथ को लेकर के। एंड अगले 2-3 साल में मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, पिछले कॉन कॉल में भी बोला, इस कॉन कॉल में भी बोला कि हमको पैन इंडिया प्लेयर बनना है, पैन इंडिया रिटेलर बनना है। सो इन केस अगर मुझे इसको प्ले करना भी है करंट लेवल पे, तो मैं बहुत बड़े एलोकेशन के साथ में नहीं करूंगा, बिकॉज थोड़ा सा वैल्यूएशन को लेकर के कंसर्न लगता है। यहां से अगर करेक्शन आता है स्टॉक में, तब ऑफकोर्स मैं थोड़ा सा ज्यादा बेट कर सकता हूं इस पे, एंड देन उसके बाद मैं Q3 Q4 के परफॉर्मेंस का वेट करूंगा और अपना एलोकेशन परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज करूंगा। मॉडल अच्छा कर रहा है, डायरेक्शन अच्छा है, बाकी सारा हमको बिजनेस को ट्रैक करते रहना है। एंड आपके जो भी डाउट्स है आप शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।